फायरिंग के उग्रवादियों ने तांडव मचाया है। ईंट भट्ठे और क्रशर में अंधाधुंध फायरिंग की है। एक युवक को गोली लगी है। आपको बता दें कि पीएलएफआई संगठन के द्वारा पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी लिए जाने की बात भी अब सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी देखिए, उस वक्त की ये तस्वीर है जहां चंदवा में पीएलएफआई ने उग्रवादियों ने तांडव मचाया है और ईंट भट्टे और क्रशर में अंधाधुंध फायरिंग की है। पूरी जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीती रात की घटना है और काफी भयावह घटना है, क्योंकि पुलिस की इतनी दबिश होने के बावजूद भी पीएलएफआई के लगभग आधा दर्जन नक्सली हथियार से लैस होकर और ईंट भट्ठे के साइट और क्रशर साइट पर पहुंचते हैं और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं बारी बारी से। जबकि देखा जाए तो चंदवा जो थाना है उससे महज 5-6 किलोमीटर की दूरी है और अभी के समय में तो सूचना तुरंत पहुंच भी जाती है। बावजूद उसके जो अपराधी उग्रवादी थे वो बेखौफ तरीके से पहले ईंट भट्ठा साइट पे पहुंचे, वहां पे फायरिंग की, जमकर तांडव मचाया। उसके बाद फिर वो क्रशर पे पहुंचे और वहां पर भी इस तरह की घटना का वारदात दिए। कहीं ना कहीं ये पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को ठेंगा दिखाने का काम उग्रवादियों के द्वारा किया गया है। विकास, क्योंकि इसमें एक युवक को गोली भी लगी है, तो फिलहाल उसकी क्या स्थिति है? जी, एक युवक को गोली लगी है जिसको प्राथमिक उपचार चंदवा सीएचसी में करवाया गया। उसके बाद रांची रिम्स रेफर किया गया है, जहां पे वह इलाजरत है। अभी तक उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। जी ठीक है विकास, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि एनकाउंटर में मारे गए अनुज कनौजिया से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस को अनुज की डायरी मिली है। अनुज के साथ रहने वाले 15 अपराधी और 8 नेता हिट लिस्ट में आए हैं। पुलिस अब आगे की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। झारखंड समेत उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल तक छापेमारी जारी है। जल्द हो सकता है बड़े खुलासे। आपको बता दें कि कई लोगों पर शिकंजा भी कस सकता है और जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ था। तो बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, अनुज कनौजिया एनकाउंटर को लेकर के अब बड़ी जानकारी आ रही है। उनका डायरी मिला है, उनकी डायरी में क्या क्या सबूत मिले हैं अभी फिलहाल पुलिस को? जी, आपको बता दूं कि अनुज कनौजिया का जब यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश और झारखंड के एटीएस की टीम जो है वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही थी और उसके सहयोगी जो जमशेदपुर से 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, चिंटू सिंह और राहुल सिंह, उनसे लगातार पूछताछ कर उनके निशानदेही पर पूरे शहर में और अन्य राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है और बड़े मामले का खुलासा जल्द कर सकती है। मगर आपको बता दूं कि इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि राहुल के निशानदेही पर एक डायरी बरामद हुआ है जो अनुज का अपना पर्सनल डायरी था। उसी डायरी में कई मामले उसमें खुलासे हो सकते हैं और पुलिस को एक बड़ी सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि इस डायरी में आपको बता दूं कि लगभग कई व्यापारियों के नाम, साथ ही साथ जो उनके साथ लोग संपर्क में रहते थे 8 नेताओं का नाम आया है। तो कहीं ना कहीं इस 8 नेताओं को भी अब जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि इसका डायरी के बाद जो जांच हो रही है, जांच की प्रक्रिया होती है, जांच के बाद जो आगे कार्रवाई होगी पुलिस की, उससे कहीं ना कहीं अब जमशेदपुर के व्यापारी साथ साथ जो राजनेता जो ऐसे अपराधियों को सलाह देते हैं उनकी नींद उड़ी हुई है। मगर इस डायरी के बाद कई बड़े मामले का भी खुलासा होगा। आपको बता दूं कि आशीष, देखिए अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है और सियासी रंग भी अब ये लेने लगा है, क्योंकि नेताओं के नाम भी अब सामने आने लगे हैं। ऐसे में जो 8 नेता का जिक्र किया जा रहा है, उन 8 नेता में क्या पुलिस के क्या जानकारी दी है? ये नेता कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? कोई जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है? देखिए, अभी पुलिस खुलकर ये बातें नहीं बता रही है कि किस पार्टी के राजनीतिक नेता उनको समर्थन करते थे, सहयोग करते थे। मगर आपको बता दूं कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने खुलेआम जो है वो मीडिया में आकर एक बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अनुज जो जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जिस क्वार्टर में रहता था, उनसे लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता और नेता जो है वो उनसे मिलते थे, शाम में मिलते थे। और जिस दिन एनकाउंटर हुआ है ठीक 4 घंटा पहले वहां पर एक पार्टी हुई थी जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक गाड़ी भी झंडा लगा हुआ था। हालांकि इस बयान के बाद अब बिल्कुल आशीष, और
अब देखना होगा कि अब पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है उसमें क्या क्या सबूत निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और विस्थापितों के आंदोलन से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बोकारो स्टील प्लांट के गेट के सामने फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। प्लांट में कर्मियों और अधिकारियों की आवाजाही अब शुरू हो गई है। प्लांट के गेट पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती भी की गई है। किसी तरह के भीड़ लगाने की सख्त मनाही की गई है और नियोजन की मांग को लेकर के विस्थापित लगातार ये आंदोलन कर रहे थे, जिसे अब सामान्य कर लिया गया है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए कि पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आवाजाही फिर से शुरू कर दिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट के गेट के सामने स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। ये विधि व्यवस्था का संधारण किया जा रहा है। फोर्स डिप्लॉयड है यहाँ पर, 30-40 की संख्या में है फोर्स अभी। और हम लोग का 10 बजे रात से मेरा ड्यूटी था मजिस्ट्रेट और 10 बजे दिन तक है। अरे ड्यूटी क्यों लगे, क्यों लोग हटावा पड़ता? कल या परसों कल जो घटना थी उसके नियंत्रण करने के लिए ही लगाया गया है कि और किसी तरह का कोई आपत्तिजनक घटना ना घटे। आप लोग को क्या दिशा निर्देश दिया गया है? हम लोग दिशा निर्देश है कि बहुत कोई करावट नहीं। अभी धारा 163 लगा हुआ है, चिट्ठी मिली है। उसके आधार पर किसी भी प्रकार का भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, शस्त्र लेकर नहीं चलना है और विधि व्यवस्था का अनुपालन करना है। अभी हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं एक्चुअली, ताकि आम पब्लिक को, प्लांट में आने जाने वाले को किसी तरह का दिक्कत ना हो, उसको हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अभी देखे थे वो जो बैरिकेड था पूरा तोड़ के नीचे गिराया हुआ था, बैरिकेड हटाया लोहा वाला, उसको साइड किया है। बड़ा बांस है, पूरा ग्रुप आ रहा है। इस तरह पूरा ग्रुप को ला करके पूरा टाउनशिप को क्लियर करना। बहुत जगह क्षति हुई है, जिससे आप देख रहे हैं उस तरह का रेलिंग उलिंग पूरा टूटा हुआ है। सबको नॉर्मलाइज करना, तो पुराने स्थिति में लाने में टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। प्लांट में लोग सुचारू रूप से जाने लगे? हाँ, प्लांट में सुचारू रूप से जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, विस्थापितों के आंदोलन को लेकर के ये खबर है कि बोकारो स्टील प्लांट के गेट का जो स्थिति है फिलहाल सामान्य कर दिया गया, आवाजाही शुरू हो गई है। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जिस प्रकार से विधायक की गिरफ्तारी हुई और धारा 163 लगा दिया गया है, अभी पूरा शहर जो है सामान्य है। बोकारो स्टील के सभी गेटों में सामान्य रूप से आवाजाही हो रही है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विस्थापितों ने आंदोलन शुरू किया था, भले ही बोकारो विधायक उसमें इंटरवेनर बनी और उनके समर्थन में आई, लेकिन बोकारो के विस्थापित जिन्होंने आंदोलन शुरू की है उनकी वार्ता अभी तक मानी नहीं गई है, बातों को माना नहीं गया है। तो हम कह सकते हैं कि विस्थापितों का क्या रुख होगा अभी कुछ देर बाद पता चलेगा, क्योंकि विस्थापित के कोई नेता सामने अभी तक आए नहीं है, क्योंकि धारा 163 लगी है, लोग मजमा लगा नहीं सकते हैं। हालांकि बोकारो विधायक की जो अरेस्टिंग हुई है उसके खिलाफ उनके जो समर्थक हैं जरूर आक्रोशित हैं। बोकारो सर्किट हाउस के पास जमा हुए हैं। उनका कहना है कि हम किसी कीमत पर उन्हें जेल नहीं जाने देंगे। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य है, लेकिन राजनीति क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, आपको बता दूं कि धारा 163 जो पहले 144 के नाम से जाना जाता था, तो अभी वहाँ है कि कहीं भी आप 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं। तो पारंपरिक हथियार है उसको ले जाके आप कहीं लेकर जा नहीं सकते हैं, सड़क पर घूम नहीं सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, बोकारो स्टील का प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां आप नाजायज मजमा लगा नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो धारा 163 है वो भले ही कल लगा दी गई है और उसी के तहत गिरफ्तारी भी हुई है, अभी सामान्य जरूर है, लेकिन मृत्युंजय आप वहां नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बताएं आपको कि कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की कल रात हुई गिरफ्तारी के बाद अब उनके समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। श्वेता सिंह को बोकारो सर्किट हाउस में रखा गया है। सर्किट हाउस के बाहर उनके समर्थक पहुंचकर इस कार्रवाई को तानाशाही, हिटलर शाही कार्रवाई करार दे रहे हैं। समर्थकों का ये कहना है कि किसी कीमत पर श्वेता सिंह को जेल जाने नहीं देंगे। आपको बता दें कि विस्थापितों के अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है। हिटलर शाही है, तानाशाही है। जनप्रतिनिधि होने के नाते विस्थापितों को आवाज़ बनने के लिए हमारी विधायिका शांतिपूर्ण ढंग से गेट को जाम करी और बार बार हमारे विस्थापित भाइयों को उन्होंने निर्देश दिया कि हमारी लड़ाई प्रबंधन से है, ना कि कोई पब्लिक से। 48 घंटे से भूखे प्यासे गेट को जाम कर रही हैं और आप उनको अरेस्ट कर करके आप यहाँ रख दिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं।
एक जनप्रतिनिधि होकर के आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। वार्ता के लिए कल बैठे, वार्ता नहीं हो सकी। श्वेता सिंह उस कमान को संभाल करके और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रही थी, लेकिन प्रशासन ने जिस लोगों ने उपद्रव किया उन्हें नहीं गिरफ्तार करके शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर बैठ रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके हमारे माननीय विधायक को गिरफ्तार करके ले आई है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। और विस्थापितों के मामले पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का बड़ा बयान सामने आया है। बोकारो डीसी निर्णय पर उठाए सवाल में ये कहा है कि बिना विस्थापितों की मौजूदगी में डीसी ने देर रात फैसला लेकर कैसे जारी कर दिया। डीसी मध्यस्थ की भूमिका में भी हो सकते हैं, लेकिन विस्थापितों के बिना रहे निर्णय नहीं सुनाया जा सकता। डीसी मध्यस्थता कर सकती हैं, जो हमारा शासन है वो मध्यस्थता करेंगे, वार्ता होगी आंदोलनकारी और सेल के अंदर में होगी और दोनों की सहमति से बनेंगे और वो गवाह बनते हैं। यही होता है समझौता। क्या मानते हैं इस तरह से आदेश? नहीं, इसी तरह का समझौता होना चाहिए और डीसी को इसी रूप में इसी रास्ते पे जाना चाहिए। वो जरूर प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन चीज़ों को बेहतर। रांची, जमशेदपुर समेत 17 ठिकानों पर हुई ईडी के रेड पर अब सियासत तेज हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने यह कहा कि बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही की आवाज पर या उनके ठिकानों पर रेड क्यों नहीं मारती है, वह भी घोटाले में शामिल है। लेकिन जब जब लगता है कि गैर बीजेपी शासित राज्य में बीच बीच में रेड मारा जाता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही के आवास पर या उनके ठिकानों पर रेड क्यों नहीं मारी जाती। कार्रवाई ये कोई नई कार्रवाई नहीं है इस राज्य में। ईडी की कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम और जो विपक्षी दल है उनके नेताओं के ऊपर ही हो रही है। भानु प्रताप शाही भी स्वास्थ्य घोटाले के आरोपित हैं। आज तक उनके दरवाजे पर ईडी पहुंची है? नहीं पहुंची, क्योंकि वो भाजपा में है। तो हमें लगता है कि ईडी का खेल हर उस राज्य में समय समय पर सक्रिय रहता है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बिना सबूत, बिना आधार राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीनों तक जेल में रहना पड़ा ईडी की कार्रवाई के कारण। मुझे जेल भेजकर बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ी, बाहर रहता तो कुछ और बात होती। हेमंत सोरेन के इस बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, अगर वो जेल से बाहर होते तो हो सकता है कि कुछ और ही होता, एक भी सीट नहीं आती। इस चुनाव में महागठबंधन को भारी जीत क्या मिली, ये अब अपने आप को इतना बड़ा तोप समझने लगे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? अरे आप जेल में थे, हो सकता भी तो है कि आप जेल में नहीं होते तो आपका एक भी सीट नहीं आता। और अब दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जामताड़ा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां नाला प्रखंड क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली ये घटना है, जहां कुंबेदिया गांव में एक बेटे ने अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 55 साल की लीलामोनी सोरेन के रूप में की गई है, जबकि आरोपी लालम सोरेन बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात गांव में भोज का आयोजन किया गया था, जहां मृतका और उसका बेटा दोनों पहुंचे थे। भोज के दौरान किसी बात को लेकर के मां बेटे के बीच में बहस हो गई। गुस्से में लालम सोरेन ने अपनी मां को पीटते हुए घर लेकर आया और फिर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर में रखी सूखी घास में छुपा दिया। आपको बता दें कि सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने नाला थाना को इस बात की सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। और बेटा बोले दिन से तुम्हार माँ वैसे ना मौत खेले पड़े आछे, ये तो को पड़े ना, वो अपना मुड़ी खींचिल तो ওইখান থেকে ওয়াকে মেরে 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 পিটাই পিটাই চলে এসে ঘর पे
আর ঘর কে ওকে টিসান আর করে জামান তাই করে কিন্তু গাঁवालीरा সবাই। और इसी बीच आपको गुमला से बड़ी खबर बताएं, जहां आपसी विवाद में गई छोटे भाई की जान। नशे की धुत में भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की। बसिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली है। नशे की धुत में बड़ा भाई था और नशे की धुत में ही वो छोटे भाई की हत्या कर देता है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन खड़ी कार में आग लगने की घटना सामने आई है। ये मामला आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 2 का बताया जा रहा है, जहां सुबह करीब 3:30 पर असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार दूसरे दिन कार में आग की घटना से आम लोगों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी परेशान है। एक्शन कर दिए हैं, उसके बाद चोर गाड़ी जलाने वाले के पता कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई किया जाएगा। क्या मतलब कल भी ऐसा घटना घटा था सुनने में? हाँ, कल भी ऐसा घटना घटा था। इसका लग रहा है कि कोई गिरोह सक्रिय है। एक दोस्त है विकास गोराई जी, जिसकी गाड़ी को कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दिया गया। ये पिछले दिनों परसों के दिन ही जुलमटाड़ आड़बांधा में ही एक दूसरी गाड़ी को जलाया गया, जो गाड़ी मालिक को पता नहीं चला, जिसके कारण वो पूरा गाड़ी ही जल के खाक होगी। और ये घटना भी सेम समय और सेम ये प्रतीत होता है कि ये कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह का घटना को घटित किया जा रहा है। आग लगा के चुपके से वो आग लगा रहे हैं और गाड़ी को क्षति पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जला के भागा है, इसलिए भागा है क्योंकि कल भी ये घटना हुआ है और आज भी यही घटना सेम हो और सेम टाइम पे हो। मेरा मम्मी देखिए भागने के लिए, लेकिन पहचान नहीं पाए कौन। राजधानी रांची में इस बार रामनवमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि रांची के धुरवा में सबसे बड़ा झंडा निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां 1500 मीटर और 1100 मीटर, इसके साथ ही 600 मीटर के 3 झंडे रामनवमी के दौरान झांकी के मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। रामनवमी को लेकर के स्थानीय महिलाओं में भक्ति और उत्साह खास तौर पर देखा गया। आपको बता दें कि महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया। राजधानी रांची में एक बार फिर रामनवमी धूमधाम से मनाने की तैयारी है और रांची के धुरवा में इस बार 3 बड़े झंडे निकालने की तैयारी है। इसमें 1500 मीटर का झंडा एक होगा, दूसरा 1100 मीटर का और तीसरा जो झंडा होगा वो 600 मीटर का होगा। आप देख सकते हैं कि लंबे लंबे बांस वो तैयार कर लिए गए हैं। एक बांस से एक बांस को जोड़ा गया है और कुल मिलाकर इसे उठाने में तकरीबन 50 से ज्यादा लोग लगेंगे। लेकिन तैयारी जो कहते हैं कि रामनवमी को लेकर वो हमेशा से धुरवा में काफी ज्यादा रही है, क्योंकि यहाँ भक्ति भाव भी काफी ज्यादा देखा जाता है। खासकर महिलाओं की बात करें तो रामनवमी को लेकर एक अलग सा उत्साह है। बोले कि इस बार रामनवमी जो है 3 झंडे यहाँ से निकाले जा रहे हैं, 1500, 1100, 600 मीटर। उत्साह कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा उत्साह, और साल की अपेक्षा इस साल और भी ज्यादा उत्साह बढ़ गई है। हाँ। क्योंकि हमारे पास 3-3 झंडे हैं, अवेलेबल हैं और हम लोगों ने जोर शोर से उस दिन से सफाई, सिलाई, धुलाई सारा करके पूरा सारा तैयारी हम लोग कर चुके हैं। धुरवा डैम पर तो धुलाई हुई है? हाँ, धुरवा डैम पे धुलाई हुई है, शायद आपको पता है। तो एक बार जो है जब धुलाई हो गई, सिलाई हो गई, तो गवाही भी हो जाए एक बार रामनवमी पर। एकदम एकदम एकदम। डॉक्टर को बुलाना होगा। क्या डॉक्टर को? डॉक्टर को बुलाना होगा। तो गा के सुनाइए। बोलो वीर बजरंग बली की जय। लहर लहर लहरायो रे बजरंगी का झंडा, लहर लहर लहरायो रे बजरंग बली का, लहर लहर लहरायो रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, लहर लहर लहराई रे
कहते हैं कि रामनवमी की जो धूम है, उत्साह है, किस तरीके से जाहिर हो रही है। जाहिर है कि जब यहाँ पर रामनवमी के दिन 3 झंडे एक साथ निकलेंगे तो उत्साह किस तरह चरम पर होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मन में अगर भक्ति हो तो शक्ति अपने आप से आ जाती है और इसी तरह का नजारा गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के भंडारो गांव में देखने को मिला, जहां 14 साल की सोनी कुमारी नवरात्र का व्रत लोहे के किलो पर लेटकर कर रही है। उसने कलश को अपने ऊपर स्थापित किया है। नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक उसने बिना खाए पिए इसी तरह लेटे रहने का संकल्प लिया है। विजयदशमी दिना समाप्त होता जखने जे पूछबे से बोलथूँ। सवार होती एकरा पर शाम के सुबह के पूजा के टाइम में एकरा पर आ जीतू, सवार हो जीतू, जे पूछबे से बोल देतू। अच्छा, ये कितना साल से? ये पर साल से, चैतवा से। और गढ़वा में हर साल धूमधाम से नवरात्रि और रामनवमी मनाया जाता है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गढ़वा की। रामनवमी को लेकर के गढ़वा पुलिस द्वारा एक व्यापक रूप से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है और पुलिस मुख्यालय का भी दिशा निर्देश जो है उसका अनुपालन अक्षरशः हम लोग कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आज सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और डीएसपी के साथ में हम लोगों ने बैठक भी की है। उनको लास्ट टाइम जो आवश्यक दिशा निर्देश देना है वो भी हम लोगों ने दिया है। और गिरिडीह में भी रामनवमी को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बीते होली और ईद के दिन 2 समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर के जहां एक और भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिस मित्र का कॉन्सेप्ट भी लाया है। जिले में रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तमाम पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां एक और पुलिस मित्र का कॉन्सेप्ट पुलिस अधीक्षक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, वहीं दूसरी ओर अखाड़ों पर, रामनवमी के अखाड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यहां तक कि ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें गिरिडीह जिले में पिछले 1 महीने में 2 सामुदायिक बीच हिंसक झड़प हुए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट में है और जो रामनवमी महापर्व है इसे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार परेड किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सूचना दी जा रही है कि शांतिपूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाना है। वैसे संवेदनशील जगहों में भी फोर्सेस की तैनाती की जाएगी जहां पूर्व में किसी तरह की कोई विवाद सामने आई है। और इसके अलावा हम लोगों का प्रयास है कि पुलिस मित्र हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे ज़िले में 5000 से ज़्यादा पुलिस मित्र बनाए जा रहे हैं और जिनका सहयोग लिया जाएगा पूरे इस रामनवमी के पर्व में। और पुलिस मित्र का सहयोग प्राप्त करके रामनवमी को अच्छे से जो है हम लोग प्रशासनिक पहल के साथ अच्छे तरीके से रामनवमी संपन्न हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो फिलहाल